तो समस्या टेक्नोलॉजी से नहीं है, समस्या लोगों से है। लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं, कहाँ जाएँ? मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ। पर मुझे लगता है टेक्नोलॉजी चैलेंज नहीं है, चैलेंज है लोग। किसी का काम तो कम कर रहे हो और जिसका काम आप कम कर रहे हो उसको आप कॉम्पेंसेट कर दो। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिन्हें आप सालों से सुनते तो आए हैं, लेकिन आज हम आपसे मिलाने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन उसी अंदाज में दें जैसे लोग आपको सालों से सुनते आए हैं। दोपहर 1:30 बजे दैनिक भास्कर के बॉस ने विजय विक्रम सिंह को आदेश दिया कि वो तस्वीर के साथ एक इंटरव्यू करें और मेरा नाम विजय विक्रम सिंह है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एआई का बहुत चलन है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों। तो आपका क्या ख्याल है इस पे, आप क्या कहना चाहेंगे? टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटरवेंशन वो एक जद्दोजहद हमेशा से रही है। इस समय जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या एआई की वजह से जैसे वॉइस आर्टिस्ट के लिए या एक्टर्स के लिए कोई चैलेंज आएगा? चैलेंज हैं, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस हैं। पर मुझे लगता है टेक्नोलॉजी चैलेंज नहीं है, चैलेंज हैं लोग। चैलेंज हैं लोग जो मिसयूज़ कर रहे हैं। अभी मैंने जैसे आपको ऐड दिखाया कि लोग एक ऐड चला रहे हैं कि भाई कई ऐड हैं। जैसे एक ऐड चला रहे हैं लोग कि नाउ डोंट हैव टू पे फॉर वॉइस ओवर्स, यूज़ एआई, यूज़ आवर एआई प्लेटफॉर्म। एक ऐड अभी हमने देखा, वो कह रहे हैं कि वी कैन क्लोन एनी वॉइस इन 15 सेकेंड्स। ऐड चल रहा है बाकायदा इस तरह का। तो आ, ना केवल ये गलत है बल्कि ये एथिकली रॉन्ग है, बल्कि ये आप क्राइम को बढ़ावा देने की तरफ आप जा रहे हैं। और जब मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी चैलेंज नहीं है, चैलेंज लोग हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि इवेंचुअली एआई में आवाज़ तो इंसान की ही जाएगी। जैसे टेक्नोलॉजी है टेक्स्ट टू स्पीच, जहाँ पर आप कुछ भी आप टाइप करेंगे वो स्पीच के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें एक इंसान की ही वॉइस है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए रिकॉर्डिंग इंसान ही करता है, उसको कंपनीज पे भी करती हैं। पर जो कंपनीज पे करती हैं वो पे करती हैं रेम्यूनरेशन, जबकि पे होना चाहिए कॉम्पनसेशन। फ़र्क क्या है? रेम्यूनरेशन है कि आपने जो काम किया उसका पैसा आपको मिल गया। कॉम्पनसेशन होता है कि काम जो किया, जो मेहनत करी, उसका पैसा दे रहे हैं आपको। उसके अलावा जो उस वजह से, उस काम की वजह से आपका नुकसान हुआ, नुकसान इन द सेंस अपॉर्चुनिटी लॉस, उसको हम भरपाई कर रहे हैं। तो अभी कई एआई कंपनीज लोगों से रिकॉर्डिंग करवा रही हैं और उनको कॉम्पनसेट कर रही हैं, रेम्यूनरेट कर रही हैं। इंडिया में उनको कॉम्पनसेट करना चाहिए, रेम्यूनरेशन नहीं। क्योंकि जब आप इस तरह की टेक्नोलॉजी आप लाते हो दुनिया के अंदर, तो आप किसी का काम तो कम कर रहे हो और जिसका काम आप कम कर रहे हो उसको आप कॉम्पनसेट कर दो। कई कंपनीज कॉम्पनसेट भी कर रही हैं विदेशों में। हालांकि इसकी लड़ाई भी चल रही है, लेकिन विदेशों में काफ़ी अच्छा फिर भी एक एक ट्रेंड है जहाँ पे जैसे कि रॉयल्टी फ़ी भी मिलती है, वॉइस आर्टिस्ट को भी रॉयल्टी फ़ीस हाँ, दी एटलीस्ट जाती है। उतना तो होना चाहिए। उतना है। यहाँ तो लोग कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखवा लेते हैं आपके कि भैया इतना ही पैसा देंगे और अब ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, इस पे हम जितनी बार जहाँ चाहें इसको चला यूज़ सकते कर हैं, यूज़ सकते कर हैं। सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये होता है कि या तो आप मत करिए या आप सरेंडर कर दीजिए। कि आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। तीसरा ऑप्शन है कि लड़िए, लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं, कहाँ जाएँ? मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपने कोई एक्शन लिया इसके अगेंस्ट? मैंने तो अब क्योंकि कंपनी का नाम वगैरह नहीं ले सकता, तो मैंने कुछ एक काम किया था 2018-19 के आसपास। तब एआई का इतना चलन नहीं था, बट हमें बाद में समझ में आया कि जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये एआई में भी यूज़ हो सकती है। बहुत अच्छा रेम्यूनरेशन दिया उन्होंने। लेकिन जब उसके यूसेज का हमें पता चला और जब हमें अपॉर्चुनिटी लॉस का पता चला, तो हमने कहा कि भाई इसका कॉम्पनसेशन होना चाहिए, रेम्यूनरेशन नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जब आप बड़ी कंपनी के खिलाफ कुछ भी जाते हो तो पहला जो उनका रिएक्शन होता है वो होता है कि इग्नोर। तो अभी हम इग्नोर के आगे नहीं बढ़ पाए हैं, बट हाँ, लीगल नोटिसेस वगैरह आपने अपने एंड से अपने ट्राई एंड किया से है, हाँ। इसके माध्यम से हम ये अवेयरनेस भी लाना चाहते हैं कि भाई अब आर्टिस्ट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बंद किया जाना चाहिए। थोड़ा सा सम्मान उनको दिया जाना चाहिए। एआई का यूज़ मुझे लगता है कि मिसयूज़ ना सिर्फ वॉइस आर्टिस्ट के लिए, बाकी बाकी वीडियोज़ के लिए और हर तरह की चीज़ों के लिए हो रहा है। हालांकि थैंकफुली अभी जो टेक्नोलॉजी जो वीडियो क्लोन कर रहे हैं हुँ, वो इतनी घटिया है कि आप देखते ही बता पता सकते चल हैं। जाता है। लेकिन वॉइस के केस में तो काफ़ी उन्होंने एडवांस कर लिया है। यस। काफ़ी लॉस हो सकता है। काफ़ी कई इमोशनल जो टच हैं वो शायद अभी नहीं आ पा रहे हैं।
लेकिन बहुत सारी चीज़ें एआई कर ले रहा है और बड़े और अच्छे वो से कर नॉर्मल रहा है। लोगों को समझ नहीं नहीं आएगा, आएगा। वो उनको लगेगा कि हाँ, उसी इंसान ने यस, किया है जिसकी यस, आवाज़ हम सुन रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जो परेशान करने वाला है, लेकिन इसमें मैं फिर भी यही कहूँगा कि टेक्नोलॉजी और इंसान का जो ये द्वंद्व है बहुत पहले से चल रहा है और इवेंचुअली होता यही है कि दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं। तो समस्या टेक्नोलॉजी से नहीं है, समस्या लोगों से है जो उसकी आड़ में उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, उसकी आड़ में फेयर कॉम्पेंसेशन नहीं पे कर रहे हैं। वो चीज़ थोड़ी-सी उस पर ध्यान देना सरकार को भी बहुत ज़रूरी है। एक जो आइडिया के तौर पे हम अगर उन्हें दे सकें कि जैसे कोई भी यूज़ कर सकता है एआई, तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए या फिर उसका उसे पेड ऐप इतना ज़्यादा ऐसे बड़ा बना देना चाहिए कि नॉर्मल लोग उसे अफ़ोर्ड ही ना कर सकें। बिल्कुल कर सकते हैं। एक ये चीज़ हो गई जैसा आपने कहा, ये बहुत अच्छा सजेशन है। दूसरा ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्रॉड को बढ़ावा दे, जैसे मैंने आपको वो जो ऐड बताया कि हम हाँ, आपकी कोई भी आवाज़ क्लोन कर 15 सकते हैं। सेकंड में, हाँ। देयर शुड बी एन एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट दीज़ पीपल। आप सोचिए ना कि वो कल को मुझे ही मेरी बेटी फ़ोन करेगी, मेरी बेटी की आवाज़ फ़ोन करेगी कि साहब मैं परेशानी में हूँ, मुझे पैसे भेज दो। वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो इस तरह के मेजर्स होने चाहिए जहाँ पर ये चीज़ें ना हों, पहली बात। एडिक्वेट चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। दूसरा, सरकार को कुछ एक कॉम्पेंसेशन पे भी काम करना चाहिए। आर्टिस्ट के कॉम्पेंसेशन पे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखवा रहे हो कि हम आपकी चीज़ को परपेचुअली कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं, तो ठीक है, करिए। लेकिन फिर उस हिसाब से कॉम्पेंसेशन भी दीजिए, हर्जाना जिसे कहते हैं हाँ, वो भी। उससे भी इंसान को थोड़ी-सी तसल्ली होगी कि बिल्कुल। नहीं, मतलब मेरी आवाज़ यूज़ हुई है तो हाँ, बिल्कुल। हमें बहुत अच्छा है कि हमारी आवाज़ की रीच बढ़ेगी, हाँ, लेकिन अगर रीच बढ़ रही है तो साथ में फिर वो पैसा भी तो उतना मिलना चाहिए। और एक और लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूँ, ये बहुत बड़े ग्लोबल जायंट के खिलाफ है और उसको आसान नहीं है लड़ पाना, क्योंकि एक तो वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो काम सबलेट होता है, तो मैं डायरेक्टली कंपनी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसी सब वेंडर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो इट्स नॉट ईज़ी, तो गवर्नमेंट हैज़ टू लुक इनटू इट कि किस तरह से इन चीज़ों को भी हम एड्रेस कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये आपकी लड़ाई और स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर इंडस्ट्री के बाकी लोग भी इस चीज़ को समझें और जी। सपोर्ट में आएँ। वॉइस की अगर मैं बात करूं तो वॉइस इंडस्ट्री में काफ़ी इस मामले को लेकर एकता है। कॉमन फोरम्स में इस चीज़ से बातचीत होती रहती है, लेकिन हमारी बातचीत से कोई फ़ायदा नहीं है ना। हम मान लीजिए एक एज ए एसोसिएशन हम अगर ये रूल बना भी लें कि ठीक है हम इस तरह का काम नहीं करेंगे या करेंगे तो इतना पैसा लेंगे, कोई देने को नहीं तैयार है, तो हम क्या कर सकते हैं फिर उसके लिए? और फिर भी वो हमारी आवाज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इतने लोगों के लिए काम करके रखा हुआ है कि जैसे ये कह रहा है ना भाई, ये तो भाई कह रहा है 15 सेकंड में हम आपकी वॉइस क्लोन कर देंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की सुविधा का इस्तेमाल करना चाहेंगे। और ये तो आने वाले समय के लिए एक्चुअली बहुत सारी जॉब्स के लिए खतरा है, बहुत सारे लोगों की बेरोज़गारी बढ़ेगी, इससे और कुछ होने नहीं वाला मुझे लगता है। जैसे मैं कह रहा था कि नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन एंड मेक श्योर कि जैसे कि पहले होता आया है, जैसे जब डॉट कॉम बूम आया था तो ये हुआ था कि सॉफ्टवेयर की वजह से नौकरी, ऑटोमेशन जब शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, तो भी ये हुआ कि इंसानी नौकरियां जाएंगी। इवेंचुअली सबको एग्जिस्ट किया जब इस तरह के लॉज फ्रेम बनाए गए और सरकार ने इंटरवीन किया, पॉलिसीज़ बनी, तो इवेंचुअली आज क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है कि सारा काम मशीनें ही कर रही हैं, इंसानी इंटरवेंशन भी वैसा है ही इसमें। कुछ स्टेप लेने की वैसा ही ज़रूरत कुछ है। ऐसा करने की ज़रूरत है जहाँ पर एवरीथिंग शुड कोएग्जिस्ट। अगर कोई नॉर्मल इंसान बनना चाहे वॉइस आर्टिस्ट, तो उसका क्या वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है? अगर आप वाक़ई लगता है कि हाँ टैलेंटेड हैं और आवाज़ अच्छी है और इसमें करियर बनाना ही बनाना है, तो सबसे पहले काम करिए क्राफ्ट पे। फिर इस बात को समझिए कि इसमें इतने रिजेक्शन हैं कि खून के आँसू रोने पड़ेंगे रोज़ के रोज़। और वो रिजेक्शन कुछ समय बाद आपके ऊपर आने लगता है, मतलब यू स्टार्ट टेकिंग इट पर्सनली। और इस सोच के साथ एंटर करिए कि कमर्शियल सक्सेस मिलने में बहुत समय लग सकता है, कि आपने 1 साल ट्राई किया, बोले नहीं मिलेगा, मैं दूसरा कुछ ट्राई करता हूँ। एक बार आ गए तो फिर करते रहिए। यहाँ रिजेक्शन की बात अगर हम कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ का पहला रिजेक्शन क्या था और आपने कैसे फेस किया उसको? मैंने बहुत बुरी तरह फेस किया उसको और मेरे ज़िंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए उस रिजेक्शन के चक्कर में। सो मैं बचपन से फ़ौजी ऑफ़िसर बनना चाहता था, आर्मी ऑफ़िसर बनना चाहता था। तो 21 साल की उम्र में मैं पहली बार, तो इफ़ यू वांट टू जॉइन द आर्मी एज़ एन ऑफ़िसर, रिटन टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू होता है जिसको कहते हैं एसएसबी। तो मैं पहली बार मैंने 21 साल की उम्र में एसएसबी फेस करी बैंगलोर में।
और रिजेक्ट हो गया। तो बचपन से जो सपना पाला हुआ था वो टूट गया और मुझे नहीं पता था कि उसको कैसे हैंडल करना है। मैं डिप्रेशन में चला गया और अनफॉर्चुनेटली उस डिप्रेशन का इलाज मैंने ढूंढा शराब में। शराब और डिप्रेशन बहुत ख़राब कॉकटेल है और वो फिर बढ़ता ही चला गया। उसके बाद मैं 7 बार और रिजेक्ट हुआ आर्मी में। टोटल 8 रिजेक्शन हुए मेरे आर्मी में। तो आर्मी में जब आप जो एसएसबी सेंटर्स होते हैं उसमें आपकी आइडेंटिटी होती है चेस्ट नंबर, एक बैच दिया जाता है जो आप चेस्ट पे पहनते हो। आपको आपके नाम से नहीं, आपके चेस्ट नंबर से बुलाया जाता है। तो 8 बार मैं रिजेक्ट हुआ और हर बार मैं और टूटता चला गया पहले से ज़्यादा। वो मेरी कमज़ोरी थी, मेरी गलती थी। आज मैं कह सकता हूँ कि शायद मेरा फौज में नहीं हुआ इसीलिए क्योंकि मेंटली मैं वीक था। शायद नहीं, एक्चुअली मैं मेंटली वीक था उस समय और ऐसे और इमोशनल था बहुत ज़्यादा। और इमोशनल आदमी अच्छा अफसर नहीं हो सकता। तो आपके साथ इतने सारे लोगों की जानें जुड़ी हुई हैं। तो मैं टूटता ही चला गया और वो टूटना जो है मुझे जितनी बार टूटता था शराब की तरफ और खिंचता चला गया। इतना ज़्यादा हो गया कि सुबह से शाम तक पीता था। अच्छी बात सिर्फ ये थी कि इस पूरे दौर में मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। और अच्छा पढ़ लेता अगर न पी रहा होता। लेकिन कैट वैट में भी अपियर हुआ, 93 परसेंटाइल आए, बीएचयू में एमबीए के लिए सीट मिल गई, बीएचयू से एमबीए हो गया, कैंपस प्लेसमेंट हो गया। लेकिन बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि ये सब पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे थे। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल बेकार आदमी हूँ, मेरा फौज में नहीं हुआ, मैं आई एम अ यूजलेस, आई एम फेलियर। और पीता गया और 2005 में फाइनली जब आप इतना अति करोगे तो कहते हैं ना, अति की भली ना बोलनी, अति की भली ना चूप, अति की भली ना बरसनी, अति की भली ना धूप। तो मुझे पैंक्रेटाइटिस हो गया, मैं पैंक्रियास फट गए और 10% चांस ऑफ सर्वाइवल था मेरा। लेकिन जॉन एलिया कहते हैं कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। तो मेरी ज़िंदगी में वो हादसे ने मेरी लाइफ बदल दी। सुबह उठ के से लेकर जब तक गिर ना जाओ रात में, अगर 1 घंटे में नहीं पीता था तो मेरे हाथ ऐसे से कांपते थे। लेकिन उस हादसे ने माइंडसेट बदल दिया और कुछ नहीं बदला, माइंडसेट बदल दिया। अच्छा, तो बिग बॉस पे आते हैं थोड़ा कि जी, आपको बिग बॉस में कैसे ब्रेक मिला? 2009 में वॉइसिंग शुरू करी फुल टाइम और 2010 में ही ऑडिशन प्रोसेस उनके चल रहे थे। तो शो में 2 आवाज़ें हैं, एक तो जो घर के अंदर बात करते हैं और एक जो दोपहर 12 बजे बिग बॉस ने इसको बुलाया, आगे देखिए। तो ईमेल आया कि भाई वी आर लुकिंग फॉर द सेकंड वॉइस ऑफ द शो। अब तो हमने भाई अपनी सीडी भेजी, 2-3 महीने बाद बुलाया कि ऑडिशन दे दीजिए और उसके अगले दिन बोला कि तो आपने हॉलीवुड फिल्मों के लिए भी कभी डबिंग की है? करते रहते हैं, अभी भी कर कोई रहे हैं। फिल्म, फेमस फिल्म जिसके लिए आपने की हो? इनग्लोरियस बास्टर्ड्स के लिए बहुत पहले करी थी। अभी अभी इनफैक्ट आजकल तो क्या हो गया है कि जो हिंदी के शोज़ भी बनते हैं उनकी अंग्रेजी में भी डबिंग होती है। तो जैसे भी एक शो आया था नीरज पांडे सर का खाकी, उसमें आशुतोष राणा के कैरेक्टर साहब जो जो हैं उसकी अंग्रेजी डबिंग हमने करी है। तो इनफैक्ट अभी मैं एक फिल्म में काम कर रहा हूँ उनके साथ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनको ये बताते हुए कि सर खाकी में मैंने आपकी डबिंग करी है। तो ये करते रहते। और आपने रियलिटी शोज में भी, बाकी रियलिटी शोज में भी बहुत सारे शोज में आवाज दिया है। सभी जी, शार्क टैंक को छोड़कर। और एक्टिंग में आपका पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? तो इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार में मैं आवाज़ दे रहा था और एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि क्योंकि उसमें एक्टर्स थे तो वॉइस ट्रेनिंग के लिए कहा गया कि तुम ही कर दो उनको वॉइस ट्रेनिंग। तो 2 एपिसोड में मैंने उनकी वॉइस ट्रेनिंग करी और वो आया, ऑन एयर भी हुआ एपिसोड वो। और वहाँ पर मेरी मुलाकात मुकेश छाबड़ा साहब से हुई। तो उन्होंने एक ऑफिस बुलाया संजना को ट्रेन करने की। वो फिल्म बना रहे थे जो फिल्म बाद में दिल बेचारा के नाम से रिलीज़ हुई और उस लीड थी संजना। संजना की वॉइस ओवर पे फिल्म चलनी थी पूरी उनके पर्सपेक्टिव से। तो उन्होंने कहा इसको थोड़ा सा वॉइस ओवर कैसे होता है ज़रा बता देना। और उसी मीटिंग में उन्होंने मुझसे कहा तो आपने बताया था आप एक्टिंग भी करते हो, कभी आए नहीं ऑडिशन देने? मैंने कहा हाँ, मतलब चल रही है गाड़ी तो दोगे? मैंने कहा हाँ दे देते हैं। तो वो ऑडिशन किया उन्होंने मुझे, वो ऑडिशन था फैमिली मैन के लिए। तो फैमिली मैन में अजीत का कैरेक्टर मुझे वहाँ से मिल गया। नेक्स्ट डे कंफर्मेशन आ गया, 4 दिन बाद मैं मनोज वाजपेयी साहब के साथ शूटिंग कर रहा था। उसके बाद कई शोज़ मिले, फैमिली मैन का सीज़न 2 भी किया, स्पेशल ऑप्स 1.5 किया। अभी ताली तो बड़ा हाईलाइट था। ताली सुष्मिता जी के साथ मैंने किया, 2 दिन की शूट, 3 सीन
और उनका मैसेज आता है मेरे पास सुष्मिता मैम का कि 3 सीन्स एंड यू जस्ट नेल्ड इट, व्हाट प्रेजेंस। और गलत फहमी कह लें या फिर ज़बरदस्ती वाली चीज़ें, आपको किसी तरह की धमकियाँ मिला करती थी। अच्छा ये हाँ, ये हाँ, समझ नहीं आया मुझे, ये क्या मामला था ये? ये क्या होता है, बिग बॉस जब चल रहा होता है तो जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनके फैंस होते हैं, और उनके फैंस को जब भी लगता है कि कुछ गलत हुआ है उनके कंटेस्टेंट के साथ, तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपनी भड़ास निकालने का। बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, हेट मैसेजेस, कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया, और मैं सबको बताता, मैं मतलब मैसेज भी करता हूँ भाई मैं वो नहीं हूँ, मैं दूसरी आवाज़ हूँ। हाँ तो ठीक है, तो तुम जाके बताओ चैनल को, अच्छा, बताओ जाके चैनल हाँ कि को। वो गलत हुआ है, ये वो बहुत गाली गलौज है वो।